यूजीसी नेट के कुछ और क्वेश्चंस पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इज कंसिडर्ड एज CAS कैस। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया है, और जिसमें जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप फटाफट अपने टाइम को बचाते हुए क्वेश्चन के आंसर को इजीली समझ सकें, इसलिए मैंने और ऑप्शंस इसमें नहीं दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास इंडेक्स एंट्रीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास नंबर ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द CCC, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आर बेस्ड अपॉन किस पे बेस्ड होता है, शॉर्ट लिंक्स पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लास इंडेक्स एंट्री बन रही हैं वो क्लास इंडेक्स एंट्री किसके आधार पे बन रही है, क्लास नंबर के आधार पे बन रही है। तो वो कौन, जहाँ पे हमको नंबर मिल रहा है वो कौन सी लिंक कहलाती है, वो शॉर्ट लिंक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशिनोग्राफी इज अ क्लस्टर। Next question, action research. Action research is a research carried out to solve immediate problem. क्योंकि यहाँ पे बात एक्शन की हो रही है, तो एक्शन जैसे होता है ना कि एक्शन इंसान तुरंत कर देता है, तो वही चीज है। तो इस चीज से आप ध्यान रखिएगा कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इमीडिएट किया जाता है। Next question is the letter by letter method of alphabetization in the dictionary catalog is known as all through। जो letter by letter method है डिक्शनरी कैटलॉग में उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको all through के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजी, DAISY। DASY यानी कि D फॉर डिजिटल, A फॉर एक्सेसिबल, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड SY फॉर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7 बेसिक टूल फॉर क्वालिटी कंट्रोल वाज एडवोकेटेड बाय। अगर कहीं पे भी क्वालिटी कंट्रोल के 7 बेसिक टूल्स की बात आए तो वो जो है वो कारो इशिकावा, इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के लिए 7 बेसिक टूल्स बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड जेनिथ मार्क्स। अब जेनिथ 4 पार्ट्स होते हैं इसके, नाइदर, जेनिथ, एम्पिरिकल फेज, ये सारी चीजें। ठीक है, डिडक्टिव फेज और जेनिथ डील्स विच लॉ, फंडामेंटल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेब पोर्टल। Personal login and single access point is called web portal. Next question is vertical web portal. ठीक है, focus on a specific application. Focus on a specific application or business functions enabling users to see, edit and contribute. This is called the vertical web portal. देखिए जो वेब पोर्टल है, वर्टिकल वेब पोर्टल और हॉरिजेंटल वेब पोर्टल, इन तीनों में क्या वेरिएशन है इनको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेब पोर्टल क्या है, ये एक पर्सनल लॉगिन एंड सिंगल एक्सेस पॉइंट है। वर्टिकल वेब पोर्टल क्या है, ये फोकस ऑन अ स्पेशल एप्लीकेशन, या जहाँ कहीं पे भी स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात हो रही है, किसी बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें यूजर उसको सी भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है एंड कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो ये जो होगा ये किससे रिलेटेड होगा, वर्टिकल वेब पोर्टल से। नेक्स्ट है कि हॉरिजेंटल वेब पोर्टल। व्हाट इज हॉरिजेंटल वेब पोर्टल, enables user to see aggregated data from multiple applications। ठीक है, तो enables user to see aggregated data from multiple application, जहाँ पर multiple applications के थ्रू डेटा को एग्रीगेट किया जा रहा है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल वेब पोर्टल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटा सर्च इंजन नेम। यहाँ पर मैंने कुछ मेटा सर्च इंजन के नेम लिख दिए हैं, जैसे कि मेटा क्रॉलर, स्काई स्कैनर, कयाक एंड सियर एक्स। अगर इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल आता है तो ये सब क्या कहलाते हैं? मेटा सर्च इंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन आउटलुक। इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, इसको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इंफॉर्मेशन आउटलुक क्या है। तो इंफॉर्मेशन आउटलुक एक ऑनलाइन मैगजीन है जिसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बाय मंथली है। और अगर इसके बारे में पूछा जाए कि इसको कौन पब्लिश करता है तो इसको पब्लिश किया जाता है बाय एसएलए के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो किसी भी एंगल से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि इंफॉर्मेशन आउटलुक क्या होता है। इंफॉर्मेशन आउटलुक एक ऑनलाइन मैगजीन है जिसको एसएलए के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये बाय मंथली पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हास इज ऑल्सो नोन एज। हास को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? हास को इयाज के नाम से भी जाना जाता है। हास, स्टार्स, इन सब के बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट की बात आ रही है कि विथआउट लाइब्रेरीज व्हाट हैव वी? वी हैव नो पास्ट एंड नो फ्यूचर। हु सेड दिस? तो इसको किसने बोला है? रे ब्रैडबरी ने। रे ब्रैडबरी का मानना था या उनका ये स्टेटमेंट था, उनकी ये ओपिनियन थी कि बिना लाइब्रेरी के हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही हमारा पास्ट है और ना ही फ्यूचर है। ठीक है, तो ये कहना अगर हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, रे ब्रैडबरी ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और साथ ही अपने फीडबैक भी देते जाएं। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझको मोटिवेशन मिल रहा है और देखिए मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मुझे बहुत चिंता भी हो रही है आप लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे ही है और 24 को एग्ज़ाम भी है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को देखिए, लोगों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CGLA। CGLA स्टैंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन, वॉज फाउंडेड इन May 2004। कहाँ पर है? देहरादून में। अब इसके बारे में कुछ नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या है कि वन ऑफ इट्स ब्रांच इज लोकेटेड एट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ओल्ड JNU कैंपस, न्यू दिल्ली। इसका अगर जो इसकी एक और ब्रांच है जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। JNU का जो ओल्ड कैंपस है वहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से। और इस जो एसोसिएशन है यानी कि CGLA का ये जो एसोसिएशन है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर AK सुमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज NROER? NROER is a National Repository of Open Educational Resource। ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है। किसका प्रोजेक्ट है? MHRD/NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IFLA। इफ्ला आप सभी इसका फुल फॉर्म जानते हैं। तो
अभी क्या हुआ, इफ्ला ने लॉन्च द IAP यानी कि इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम इन 2016। इफ्ला ने IAP प्रोग्राम जो है 2016 में लॉन्च किया था। ये किस पे बेस्ड है? इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर डिजाइन टू प्रमोट एंड सपोर्ट द रोल लाइब्रेरीज कैन प्ले in the planning and implementation of the UN 2030 agenda. Next question is, new name of NISCARE, National Institute of Science Communication and Policy Research. NISCARE का जो नया नाम है वो ये हो गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्टोलॉजी डील्स विथ, इसमें कुछ ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ एक्शन, स्टडी ऑफ आर्ट्स, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, और लास्ट है स्टडीज ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ऑन्टोलॉजी किसको डील करता है? नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी इज INB यानी कि INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये इसकी जो बिब्लियोग्राफी है ये किस प्रकार की है? ये एन्यूमरेटिव टाइप की बिब्लियोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बूलियन लॉजिक वॉज पब्लिश्ड बाय, बूलियन सर्च के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि वो क्या होता है, लेकिन जो इसमें बूलियन लॉजिक की बात हो रही है कि बूलियन लॉजिक वॉज पब्लिश्ड बाय, इसको किसने पब्लिश किया था? तो इसको पब्लिश किया था गूगल बूले ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं ISBN नंबर की। ISBN नंबर, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है ये आप सभी को मालूम है, लेकिन अब हम इसके कुछ और अदर इंफॉर्मेशंस हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर ये ISBN नंबर क्या है। आपने देखा होगा कि ये मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये नंबर क्यों लिखे हैं और इनका क्या मतलब है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ISBN के बारे में सिंपल नहीं पूछा जाएगा। हम सभी को मालूम है कि ISBN के पहले 10 डिजिट नंबर थे, अब क्या हो गए हैं? 13 डिजिट हो गए हैं नंबर। किसने कब और कैसे क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं, क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, इसी के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ISBN क्या है? ISBN एक यूनिक मशीन रीडेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि अलॉट करता है टू अ बुक और एडिशन ऑफ ए बुक बिफोर पब्लिकेशन। ठीक है, किसी भी बुक के पब्लिश होने से पहले ही एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको पब्लिश कर दिया जाता है, पब्लिश करने से पहले ही दे दिया जाता है किसी भी बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए, विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इट्स पब्लिशर्स, एडिशन एंड वॉल्यूम नंबर विथआउट मिस्टेक्स। ये जो ISBN नंबर दिया गया होता है इसके द्वारा हम बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के क्या कर सकते हैं? उस पब्लिशर के बारे में, उस एडिशन के बारे में, वो किस वॉल्यूम का है, उसका जो वॉल्यूम नंबर क्या है, इन सब के बारे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। द प्रेजेंट ISBN नंबर इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ गॉर्डन फोस्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। ये कहाँ पे है? डबलिन में है। हु फर्स्ट क्रिएटेड अ 9 डिजिट कोड। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इसके जो कोड बनाए थे वो 9 डिजिट के थे। ठीक है, जिनको कॉल्ड स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग, जिनको क्या बोला जाता था? SBN नंबर, यानी कि SBN स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग फॉर WH स्मिथ बुक सेलर इन 1966 में। ठीक है, 1966 में WH स्मिथ ने एक 9 डिजिट का एक कोड बनाया। उसके बाद में क्या हुआ? लेटर ऑन डेविड विटेकर popularized the use of this code in UK in 1967।
फिर क्या हुआ, 1967 में यूके में ये जो नंबर था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। फिर क्या हुआ कि इमरली कोटले एंड इमरली कोटले ऑफ आर बाउकर, इन दोनों ने क्या किया, मिल करके 1968 में यूनाइटेड स्टेट में इस नंबर को फिर से रिस्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने 10 डिजिट कर दी थी। तो 10 डिजिट जब हो गई, अब 10 डिजिट के बारे में क्या, the 10-digit ISBN number format was developed by the ISO and was approved and published in 1970. 1970 में जो इसके ISBN के जो 10 नंबर रखे गए, 10 डिजिट रखी गई, वो कब रखी गई, 1970 में। ठीक है, तब इसका अप्रूवल हुआ कि चलिए हम इसके 9 नंबर हटा करके 10 नंबर हम कर देते हैं। किसके द्वारा अप्रूवल मिला था, ISO के द्वारा। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया एज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 2108। सब्सिक्वेंटली फिर क्या हुआ, फिर इसका सेकेंड और थर्ड एडिशन आया, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर इसमें थोड़ा सा 1992 के बाद इसको रिपब्लिश किया गया। तब इसमें जो इसका फोर्थ एडिशन आया, ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ISBN नंबर के जो 10 डिजिट थे वो किस एडिशन तक की चले। तो 10 डिजिट जो थे फर्स्ट एडिशन तक की, तो क्या हुआ था, 9 डिजिट थे, सबसे पहले 9 डिजिट बनी थी। उसके बाद में जो है फिर जो 10 डिजिट बनी है, तो 10 डिजिट आपके फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन तक की 10 डिजिट रही है। उसके बाद में इसका जो 13 मतलब जो 13 डिजिट वाले जो नंबर हो गए हैं वो इसके फोर्थ एडिशन में आए हैं। किसके अप्रूवल से, आईएसओ स्टैंडर्ड 21 यानी 2108 करके भी आप याद कर सकते हैं, जो कि 2005 में ISBN नंबर को क्या कर दिया गया, इन्होंने ऐसा सोचा रिवाइज करने के लिए, एंड चेंजिंग द ISBN फ्रॉम 10 डिजिट टू 13 डिजिट। 2005 में सोचा गया कि 10 डिजिट की जगह इसमें 13 डिजिट कर दी जाए। हाउएवर द अलॉट ऑफ 13 डिजिट ISBN स्टैंडर्ड सिंस 1 जनवरी 2007। लास्ट में यही डिसाइड हो गया कि 1 जनवरी 2007 आते आते ये इसका जो नंबर वो 10 की जगह 13 डिजिट इसमें डिक्लेयर कर दी गई कि ISBN नंबर में हम 10 डिजिट ना रख के 13 डिजिट रख लेंगे। अब ये 13 डिजिट्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले दिया हुआ है 978। 978 को बताया गया है EAN प्रीफिक्स नंबर। एग्जाम में आपने देखा होगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखा होगा कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि EN नंबर क्या है या प्रीफिक्स नंबर क्या होता है। तो अब EN नंबर यानी कि एलिमेंट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ ISBN नंबर। सिंस 1 जनवरी 2007 देयर आर 5 एलिमेंट्स। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2007 तक की इसमें ISBN में कितने एलिमेंट्स थे, 5। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स यानी कि पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले क्या है, विच आर सेपरेटेड विथ आइदर हाइफन और स्पेस। देखिए बीच बीच में हाइफन यानी कि डैश का साइन लगा हुआ है, हाइफन का साइन लगा हुआ है और स्पेस भी दी गई है, तो इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। 3 of the 5 elements of ISBN are of varying length while 2 are fixed in length. फर्स्ट है प्रीफिक्स एलिमेंट्स। 3 डिजिट EAN यानी कि हैज बिकम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ISBN। कभी कभी एग्जाम में ये ISBN का कौन सा पार्ट है या कौन सा एलिमेंट है ये करके भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो EN नंबर है जो कि 3 डिजिट का होता है, ये जो है ISBN का जो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, जिसमें जो कि स्टार्ट होता है कैसे, 978 या फिर 979 से।
are allotted as EAN number. It is always 3 digit in length, fixed length. अच्छा, यानी कि इसकी जो हमेशा जो EN नंबर होगा स्टार्टिंग, यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसका जो EN नंबर यानी कि प्रीफिक्स नंबर होगा, ये हमेशा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट का ही होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा फिक्स्ड लेंथ होती है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट। अब जो सेकंड है 93 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ग्रुप। अब ये रजिस्ट्रेशन ग्रुप क्या है? इट कैन बी बिटवीन 1 to 5 डिजिट इन लेंथ, यानी कि अगर हम इसमें वेरिएबल्स की लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये कभी कभी ये 1 से लेकर के 5 डिजिट तक भी हो सकता है। एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंट्री, जियोग्राफिकल रीजन और लैंग्वेज एरिया। ये जो सेकेंड ग्रुप होता है, यानी कि जो सेकेंड पार्ट है, जो रजिस्ट्रेशन ग्रुप है, इसकी जो वो हो सकती है, लेंथ हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, 1 से लेकर के 5 के बीच हो सकती है। इसकी जो डिजिट हो सकती है, देखिए इसमें 2 लिखी हुई है, बट इसमें 1 से लेके 5 तक भी हो सकती है। और ये किन किन की चीज़ों के लिए मदद करता है? ये इंडिविजुअल कंट्री, जियोग्राफिकल रीजन और लैंग्वेज एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जो थर्ड है रजिस्ट्रेंट। रजिस्ट्रेंट यानी कि पब्लिशर एलिमेंट। अब इस जो तीसरा पार्ट है इसका, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि इसका पब्लिशर कौन है। इट कैन बी हेल्प टू 7 डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है। इट कैन बी अप टू 7 डिजिट इन लेंथ, वेरिएबल लेंथ एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द पब्लिश्ड और इम्प्रिंट ऑफ ए बुक। नेक्स्ट है publication element. It can be helps in identifying particular edition and format of a specific title. पहला जो रजिस्ट्रेंट था वो पब्लिशर एलिमेंट से रिलेटेड है। इसमें 6 से 7 तक की डिजिट्स हो सकती हैं। और इसमें जो पब्लिकेशन की बात हो रही है, तो जो पब्लिकेशन यानी जो इसका 4 पार्ट है, इसमें 0 to 2 लिखे हुए हैं डिजिट, ये कितने हो सकते हैं? 6 डिजिट तक की हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है? पर्टिकुलर एडिशन एंड फॉर्मेट ऑफ स्पेसिफिक टाइटल के बारे में हमें बताता है। लास्ट आता है चेक डिजिट। इट इज ऑलवेज द फाइनल सिंगल डिजिट। ये हमेशा एक सिंगल डिजिट का होता है। दैट इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन इन एन ISBN नंबर, ठीक है। यानी कि ISBN नंबर में अगर कोई एरर आ रही होती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो लास्ट का नंबर होता है वो चेक डिजिट नंबर कहलाता है। और इसके थ्रू ही क्या होता है, किसी भी एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा बहुत हो गया आपका ISBN नंबर के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक करते रहिएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अगर आप अपने दोस्त की भी हेल्प करना चाहते हैं तो उनको भी जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं और कौन से नए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और हो सकता है अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिर बाद में पछतावा हो। इसलिए वीडियो के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए और लाइक भी करिए और साथ ही साथ फीडबैक भी अपना दीजिए। नेक्स्ट इज रिपीटर वर्सेस एम्पलीफायर। पहले समझ लेते हैं आखिर ये रिपीटर और एम्पलीफायर क्या होता है। तो एम्पलीफायर एंड रिपीटर आर बोथ टाइप्स ऑफ are two types of electronic circuits used in communication, ठीक है। चाहे एम्पलीफायर हो या फिर रिपीटर हो, इन दोनों का ही यूज किस में किया जाता है? कम्युनिकेशन में किया जाता है। एंड आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, ठीक है।
Some important differences between repeater and amplifier. तो चलिए देख लेते हैं आखिर रिपीटर और एम्पलीफायर में वो कौन कौन से अंतर हैं। पहला है रिपीटर। रिपीटर टेक्स हाई इनपुट पावर एंड प्रोवाइड्स लो आउटपुट पावर। ठीक है, जो रिपीटर होता है वो टेक हाई इनपुट पावर, ये हाई इनपुट जो पावर होती है उसको टेक करता है और प्रोवाइड लो आउटपुट पावर। ठीक उसी के अपोजिट में जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर टेक्स लो इनपुट पावर एंड प्रोवाइड्स हाई आउटपुट पावर। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या हुआ कि रिपीटर इज जनरली यूज्ड इन स्टैटिक एनवायरनमेंट। उसी के अपोजिट में amplifier is generally used in mobile and remote area network. Next, repeater regenerates the signal so that the noise can be reduced or eliminated. जब हम रिपीटर का यूज करते हैं तो उस समय जो नॉइज वगैरह हो जाती है, कोई शोर शराबा किसी भी प्रकार का कोई बैरियर आ जाता है, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। किसमें? रिपीटर में। बट एम्पलीफायर में एम्पलीफायर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल विद द नॉइज। नेक्स्ट है रिपीटर वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल, इसके जो लेयर्स हैं इन सब के बारे में आपको पता होगा। तो जो रिपीटर है वो ओएसआई मॉडल के जो फिजिकल लेयर होती है उस पर वर्क करता है। और एम्पलीफायर इज जनरली यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। अब इन दोनों ही के बारे में अगर ऑल अबाउट बात की जाए तो हाउएवर बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड हैविंग टू पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Now, next question is Li-Fi versus Wi-Fi. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं आखिर ये क्या होता है। Li-Fi ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, जबकि अगर हम बात करें वाईफाई की तो वाईफाई क्या है? एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। देखिए इसका जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि लाईफाई एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और वाईफाई जो है वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, विच लाईफाई विच यूटिलाइज लाइट टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइस। यानी कि अगर जो लाईफाई जो है वो किसी डिवाइस के बीच में अगर डेटा को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए किसका यूज करता है? लाइट का यूज करता है। लेकिन वाईफाई की बात करें तो वाईफाई में क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन IEEE 802.11। ये फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड which are commonly used for LAN of devices and internet access. Wi-Fi is a trademark of the non-profit Wi-Fi Alliance. अब कुछ डिफरेंसेस हैं लाईफाई और वाईफाई के बीच में, जिनको समझ लेते हैं कि लाईफाई और वाईफाई सबसे पहले स्टैंड फॉर, यानी कि लाईफाई और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो लाईफाई यानी कि लाइफ और यानी कि लाइट एंड FI यानी कि फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी इज स्टैंड फॉर लाईफाई एंड वाईफाई इज अ वायरलेस fidelity. Li-Fi transmit data using light with the help of LED bulb. उसी के अपोजिट में Wi-Fi transfer data using radio waves with the help of Wi-Fi router. Li-Fi में LED बल्ब की आवश्यकता होती है
और वाईफाई में रेडियो वेव्स के थ्रू वाईफाई जो राउटर होता है उसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूम लेस पावर। वाईफाई जो है वो पावर कम खींचता है और जो वाईफाई होता है उसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है। वाईफाई में एक विशेषता ये है कि नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस, वो किसी अदर डिवाइस के बीच कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। बट वाईफाई इंटरफेरेंस इशू फ्रॉम नियर बाय डिवाइसेस, अगर उसके आसपास कोई और डिवाइस है तो उसमें इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट है मोर प्राइवेसी एज लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द वॉल। वाईफाई data transfer is less secure as RF signal cannot be blocked by the walls. नेक्स्ट है इसकी जो स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है, फास्टर ट्रांसफर स्पीड। और वाईफाई स्लो इन कंपैरिजन टू वाईफाई। वाईफाई की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो चीपर है, यानी कि सस्ता है ये, लेकिन वाईफाई जो है इसकी कॉस्ट हाई होती है। नेक्स्ट अगर इसकी हम टोपोलॉजी की बात करें, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो ये दोनों ही इस मामले में पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं। नेक्स्ट है जो अगर ये कितने डिस्टेंस को कवर करता है, तो जो वाईफाई है अबाउट 10 मीटर एरिया को कवर करता है और वाईफाई मोर देन 30 मीटर्स एरिया को कवर करता है। तो ये क्वेश्चंस या ये इंफॉर्मेशंस आपको कैसी लग रही है, अपना फीडबैक देते रहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज बताइए जरूर। और मैं देख रही हूँ क्या बात है, एग्जाम होने वाला है और उसके बाद में भी व्यूवर्स बहुत ही कम है। क्या हुआ, क्वेश्चंस आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं? अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए और दूसरों को शेयर भी करते रहिए। और जिनके पास शेयर हो रहा है वीडियो, वो अगर उनको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे और भी बहुत से, ये एग्जाम हो जाए उसके बाद में और भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और अपना फीडबैक भी दीजिए और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। हर एग्जाम में, यूजीसी नेट का हो एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है और इसकी मैचिंग जरूर से जरूर आती है। और इसकी मैचिंग जब भी आती है हम कंफ्यूज होते ही होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप इन सारे एक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और बहुत ही मजा आएगा और आप कभी भी इन एक्ट का जो नंबर है, जो सीरियल नंबर है ना, उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जैसे भी जिस स्टाइल से मैं आपको बता रही हूँ बस उसी स्टाइल से आप इन एक्ट को याद कर लीजिएगा। सबसे पहला जैसा कि है तमिलनाडु। तमिलनाडु को हम मद्रास के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं स्टाइल बताने जा रही हूँ, तो वहां पर मैं तमिलनाडु ना लेकर के मद्रास को हम लेंगे। मद्रास आए या तमिलनाडु आए, आप समझ जाएंगे कि ये बात एक ही की हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो पैटर्न बनाया है वो उसके आपने देख रहे होंगे कि ये मैंने 3-3 का पेयर बनाया है और लास्ट में 2 का पेयर बनाया है। ठीक है, तो अब हम इसका पेयर जो बनाया है उसके लिए एक ट्रिक निकाली है कि कैसे हम इसको याद करेंगे। टी से अगर कर रहे थे तो टी से थोड़ी मैचिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने टी की जगह एम को ले लिया है। तो हर एक एक्ट का
फर्स्ट लेटर जो है उसको हम लेंगे, जैसे कि पहला है एम, एम मद्रास का एम ले लिया, आंध्र प्रदेश का हमने ए ले लिया, और के का हमने, और कर्नाटक का हमने के ले लिया। तो इस प्रकार से क्या बन गया, MAK, यानी कि मैक। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमको सिर्फ एक याद करना है, और हम इसको अगर जितना भी चाहें, जितना रट्टाफिकेशन कर लें, तो रट्टाफिकेशन करने में क्या होता है कि हमारे दिमाग से अगर कोई भी चीज़, कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक सीरीज या एक जो सीक्वेंस होता है वो कहीं से भी मिस हो गया ना, तो वो पूरा का पूरा सब गायब हो जाता है। तो इसलिए हमें सिर्फ इसमें एक लॉजिक लगाना है, और उस लॉजिक के आधार पर इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में याद करना है। तो आप इसको बहुत ही सीरियसली मत लीजिएगा, बस एक फन के तौर पे आपको अगर इस क्वेश्चन को याद करना है, तो इसलिए आप इसको याद करिएगा। कैसे, पहला मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, अब हम इसको आपको समझाते हैं कि कैसे क्या करेंगे। क्या है, मैक ने MWM, BMW गाड़ी के बारे में सभी ने सुना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BMW गाड़ी को ना लेकर के कौन सी गाड़ी लेंगे, MWM, यानी कि मैक ने MWM गाड़ी लेकर KHM से कहा, KHM के साथ, सॉरी, KHM के साथ, के यानी कि केरला, H यानी कि हरियाणा, और M यानी कि मिजोरम। ठीक है, मैक ने MWM गाड़ी लेकर KHM के साथ GGO से कहा, यानी G फॉर गोवा, G फॉर गुजरात, और O फॉर उड़ीसा। ठीक है, GGO से कहा, यू यानी जो पहले वाला यू है वो किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड से, और बीच में जो आर आ रहा है यानी कि राजस्थान, और उसके बाद वाला जो यू है वो हमारा यूपी है। ठीक है, तो क्या बोला, मैक ने MWM गाड़ी लेकर KHM के साथ GGO से कहा, यू आर यू सीपी छोड़कर BA कर लो। ठीक है, CP छोड़कर BA कर लो। अब CP हालांकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट याद करने का यही तरीका है। क्या है, मैक ने कहा MWM लेकर, एक बार चाहे आप अपने दिमाग में रिकॉल करके देखो, याद करके देखो, बोल करके देखो इस प्रकार से कि आपको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, और मज़ा भी आएगा। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे ना, तब उस समय जब ये मैचिंग आएगी ना, तो अगर आपने इस कोटेशन को याद कर लिया ऐसे कि मैक ने MWM गाड़ी लेकर KHM के साथ GGO से कहा, यू CP छोड़ BA कर। ठीक है, तो CP छोड़ BA कर, जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, ये फ्रेज आपके दिमाग में आएगा, आपके आंखों के सामने पूरा का पूरा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का जो ये सीक्वेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फीडबैक में बताइएगा ज़रूर कि कितने बच्चों को ये मेरा तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर से ज़रूर बताइए, और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, क्या करूं, क्वेश्चंस तो बहुत हैं पर टाइम बहुत कम है, इसलिए अब आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगी। जितना भी पढ़ाया है, जो कुछ भी अभी तक की आपने और भी अदर साइड से देख रहे होंगे, मुझे मालूम है, और भी चैनल्स के थ्रू आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि एक बार मेरे इस चैनल में जो मैंने जो वीडियो बनाया है उसको भी देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बहुत ही रिसर्च करने के बाद, जगह जगह से सर्च करने के बाद, तब मैंने इन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, और सिर्फ आपके लिए। तो एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो लाइक ज़रूर करिए और साथ ही फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ भाई जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो ना वीडियो। अगर देखोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? बस 1-2 लोग खाली फीडबैक देते हो, मज़ा नहीं आता है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, और अगर इतनी मेहनत करने के बाद कोई लाइक ना करे, कोई फीडबैक ना दे, तो मन बहुत उदास हो जाता है। चलिए, ओके, बाय।